नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने एक ऐसी अज्ञात हत्या को लेकर आया हूं जो अलीगढ़ में मेरी एसएसपी के रूप में तैनाती के दरमियान घटी थी। बात 13 जनवरी 2018 की है। हरेंद्र सिंह सन ऑफ श्री कुंवर पाल सिंह, रेजिडेंट ऑफ गहतौली निर्मल, पाली मुकीमपुर थाना वहाँ का है अलीगढ़। इनके भाई, छोटे भाई गजेंद्र सिंह ने रात में कोई 10 बजे के आसपास थाना पाली मुकीमपुर में आके ये सूचना दी कि उनके बड़े भाई हरेंद्र सिंह अलीगढ़ से वापस अपनी मोपेड से आ रहे थे और गांव आते समय गांव कुंजलपुर के बाग के पास पहले उनको गोली मार दी गई, फिर उनके ऊपर कोई 4 पहिया वाहन चढ़ा दिया गया। शव छत विक्षत अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ है। घटना गंभीर थी, हत्या की तहरीर दी गई थी और फौरन हत्या का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर नंबर 15/2018 धारा 302 यानी हत्या की धारा में मुकदमा यानी एफआईआर दर्ज कर ली गई। थाने से थानाध्यक्ष उत्तम लाल पटेल, उत्तम चंद पटेल ये मौके पर गए। सर्किल ऑफिसर को बताया गया और यशवीर सिंह उस समय एसपी रूरल यानी एसपी ग्रामीण थे, जो वर्तमान में एसपी जालौन हैं। ये सब लोग मौके पे पहुंचे, मुझे भी बताया गया, मैं भी मौके पर पहुंचा। कई गोलियां मारी गई थी हरेन को और उसके बाद आगे पीछे करके कई बार उसके ऊपर 4 पहिया वाहन चढ़ाया गया था। मौके पर जो कुछ भी एसओपी के हिसाब से क्राइम ब्रांच या पुलिस कर सकती थी उसने किया और मौके पर कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसा साक्ष्य, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी गई थी जिससे हम कहीं आसपास भी पहुंच सकते। पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को चीड़घर यानी पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया गया। जब तक पोस्टमार्टम परफॉर्म नहीं हो जाता और जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, परिवार वालों से पूछताछ नहीं की जाती, ट्रेडिशनली नहीं की जाती। बहुत ही गंभीर अगर कोई बात हो और ऐसा लगे कि परिवार वाले भाग सकते हैं, तब ज़रूर उनसे पकड़ के पूछताछ करती है पुलिस। लेकिन अगर स्थिति सामान्य है तो यही कोशिश की जाती है कि जब तक अंतिम संस्कार न हो जाए किसी से पूछताछ न की जाए। कारण उसका ये है कि बाद में उसका जो इफ़ेक्ट है, लोग ये कहते हैं एक तो परिवार पीड़ित था, परिवार में हत्या हुई और पुलिस उसको ही तंग कर रही है और उसके 10 अलग अलग मायने निकाले जाने लगते हैं। खैर, अंतिम संस्कार हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की कोई ऐसा नहीं था कि उसके आने की प्रतीक्षा की जा रही हो, कोई प्रतीक्षा नहीं की जा रही थी। स्पष्ट था मौके पर ही कि इसे कई गोलियां मारी गई हैं और बाद में कोई 4 पहिया वाहन इस पर चढ़ाया गया है। मौके से तमाम जो प्रिंट्स होते हैं, फॉरेंसिक्स वाले जो हमारी मोबाइल वैन होती है, उसने बहुत ढेर सारे साक्ष्य इकट्ठा किए। मौके पर जो खोखे थे, मौके पर जो बुलेट्स मारी गई थी उसके निशान सड़क पे थे और बुलेट रिकवर हुई थी। मौके पर गिरी हुई उनकी मोपेड, चप्पलें उनकी बिखरी हुई और जो टायर के निशान थे उनके प्रिंट्स लिए गए। उनका और इसके आसपास से किस तरह का टायर था, किस तरह का वो था, उसको एक फ़ोटोग्राफ और वीडियोग्राफ के माध्यम से उसे साक्ष्य के रूप में इकट्ठा किया गया। इसके सिवा पुलिस के पास कुछ नहीं था। अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस आईओ और इंस्पेक्टर दोनों ही मृतक के घर गए। उनकी पत्नी से पूछताछ की। पत्नी से पूछा गया कि कहाँ से कहाँ आ रहे थे। उन्होंने कहा साहब हमारा एक ब्यूटी पार्लर है अलीगढ़ में, ये वहीं से आ रहे थे। लगभग रोज़ ही वो इसी समय वापस लौट के आते हैं हिसाब किताब के लिए और ऐसा लगता है कि उनकी जेब में पैसा रहा होगा और ये लूट के उद्देश्य से ये घटना की गई होगी और उनका पैसा भी उसमें से निकल गया होगा। लेकिन अब कल ही वहाँ जाकर ब्यूटी पार्लर पर जाके ये देखा जाएगा कि उस दिन के हिसाब किताब का कितना पैसा लेके आ रहे थे।
या और कोई कैश इनके पास तो नहीं था कि बदमाशों ने पीछा कर लिया हो और उस कैश के चक्कर में इनकी हत्या करके कैश लूट कर चले गए हों। कैश के बारे में पूछे जाने पर कि आपके अंदाज से कितना कैश और कहाँ का कैश इनके पास रहा होगा, तो उसने कुछ भी बताने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि हिसाब किताब वही देखते थे, हमें 2-3 दिन का समय चाहिए कि हम लोगों से पूछें जहाँ से इनको पैसा मिलना था। कुछ उधार के पैसे थे और कुछ इनके पास कुछ प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ किया था, उसके पैसे थे। मुझे पता करना होगा कि कौन से पैसे ये वहाँ से उस दिन लेके चले थे। बहरहाल उससे कोई बहुत बहुत लंबी बात हुई उनके परिवार से। उनके छोटे भाई से जिन्होंने एफआईआर लिखाई थी, गजेंद्र सिंह, उनसे भी बात हुई। गजेंद्र सिंह ने बताया साहब कि भाई साहब अपना इंडिपेंडेंट विचारधारा के थे, वो अपना अलग रहते थे, उनका सब काम अलग अलग ही था, हम लोगों से कोई बहुत ज़्यादा वास्ता नहीं था, न ही कोई ऐसा विवाद था कि इस तरह की कोई बात उनके साथ घटित हो सके। गांव में भी कोई विवाद नहीं था, किसी प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट नहीं था और इस तरह की कोई बात कहीं प्रकाश में नहीं आई कि किसी रंजिश की वजह से इनकी हत्या की गई हो। पत्नी से जब कुछ बातचीत नहीं हुई तो वहीं से पुलिस पार्टी ब्यूटी पार्लर गई। ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छी लोकेशन पे था और ये भी बताया गया कि काफ़ी चलता था। उसमें 4 या 5 लड़कियां उस समय काम करती थीं। महिला कांस्टेबल्स को, और सुनीता मिश्रा उस समय एसओ महिला थाना थी, उसको बुलाया गया। दबंग थी, थोड़ी हैकर थी और उससे कहा गया कि इन सब से अलग अलग पूछताछ की जाए। पूरा दिन लगभग निकल गया उनसे पूछताछ करने में, लेकिन कोई बहुत बात ऐसी नहीं निकल के आई जो हमें किसी रास्ते पर ले जाती। खैर, लड़कियों के बातचीत के हिसाब से कि किसी को 3,000, किसी को 4,000 और मैक्सिमम 5,000 तक महीने में उनको पैसा मेहनताने का दिया जाता था और शाम को रजिस्टर पर सब हिसाब किताब लिखा जाता था और बाद में जो दुकान बंद करते समय कोई न कोई उसका हिसाब लेके और जो भी पैसा होता था वो लेके, या जो भी सामान उनको नेक्स्ट दिन के लिए, अगले दिन के लिए चाहिए, उसकी सूची बना के वहाँ से चला जाता था। हाँ, लड़कियों ने एक बात ये बताई कि पहले मृतक हरेंद्र की पत्नी मंजू बराबर आती थी, बैठती थी ब्यूटी पार्लर पे, कस्टमर्स से बात करती थी, पैसा स्वयं लेती थी, हिसाब किताब रखती थी और जिस सामान की ज़रूरत पड़ती थी, जो सामान ब्यूटी पार्लर में ख़त्म हो जाया करता था, उसको खुद अपनी कॉपी में लिख के ले जाती थी और अगले दिन वो सामान जब ब्यूटी पार्लर खुलता था तो वो स्वयं लाकर दे जाती थी और काम बढ़िया चल रहा था। लेकिन उनकी इन सब बातों से कोई बहुत ख़ास बात नहीं पता लगी। सिर्फ ये पता लगा कि घटना के दिन भी मृतक हरेंद्र अपने इसी ब्यूटी पार्लर से उस दिन का जो हिसाब किताब रहा होगा उसको लेके चला। हिसाब किताब की किताबें और जो बुकलेट थी वो उन्होंने दिखा दी, रिसीट की बुकलेट थी वो सब। उसमें कोई इतना पैसा नहीं था कि उतने कम पैसे के लिए रास्ते में कोई रोक के और गोलियों से मार के उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। फिर महिला जो थानाध्यक्ष थी महिला थाने की, उनसे कहा गया कि भाई पूछो, लड़कियों से अलग अलग बात करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहीं से चले, यानी यहीं से पीछा किया गया और पैसे की कोई इसमें लेन देन की कोई बात नहीं है, फिर भी ये हत्या हो गई। सुनीता ने अपनी महिला सिपाहियों के साथ हर लड़की से अलग अलग बात की। बात उसने इस लाइन पे की कि जब वो आते थे तो इनमें से किसको ज़्यादा मानते थे, किससे ज़्यादा काम लिया जाता था, किसी को अगर 5,000 रुपये दिए जाते थे तो क्यों दिए जाते थे, दूसरी को अगर 3,000 दिए जाते थे तो इतना कम क्यों दिया जाता था। तो इस तरह पर उसने अलग अलग उन लड़कियों से बातचीत की। तो उसमें एक ने बताया कि साहब एक दिन यहाँ पर कोई 1 महीने पहले की बात है, मंजू जी अचानक दिन में आ गई थी और यहाँ पर हरेंद्र उस समय मौजूद थे। उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और ये मारपीट एक लड़की को लेके हुई जो पहले यहाँ पर काम करती थी। उसी दिन मंजू जी ने उस लड़की को ब्यूटी पार्लर पर से हटा दिया और उससे कहा कल से तुम नहीं आओगी, और तमाम कहासुनी हुई हस्बैंड वाइफ के बीच में। और क्या हुआ ये उसने बताने से इनकार किया, लेकिन ये बताया कि उस लड़की का जिसे मंजू जी ने निकाल दिया था उसका कुछ ज़्यादा ही फेवर करते थे हरेंद्र। उसे ज़्यादा पैसे भी मिलते थे, उसे ज़्यादा काम भी दिया जाता था और भी उसने जो भी छोटी मोटी बात आउट ऑफ जेलसी, जो एक लड़की दूसरे लड़की से कभी जेलस हो जाती है सेम वर्क प्लेस पे, कुछ उस तरह की भावना के साथ उसने ये बातें बताईं। लौटकर
थानाध्यक्ष ने बताया कि साहब केवल इतनी बात पता लगी है, और जो लड़की निकाली गई थी उसको फिर से हरेंद्र ने ही वापस काम पर बुला लिया था, और वो अब भी यहाँ काम करती है। उस दिन भी वो यहाँ पर आई हुई थी। लड़की को बुलाया गया कि तुमसे, और उसने, उसी लड़की ने ये भी बताया कि साहब 4 दिन पहले किसी का फ़ोन आया था। हम सब लोग थे और अपने जो ऑफिस जैसा एक छोटा सा रूम उसी ब्यूटी पार्लर में पीछे की तरफ बना हुआ है, वहीं पर हरेंद्र भी बैठे थे। तभी तक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हम लोगों ने बाहर आकर आहट से या टोह लेने की कोशिश की तो ये लगा कि किसी से फ़ोन पर गाली गलौज हो रही है, और बहुत ज़्यादा उत्तेजना में बात हो रही थी। एक दूसरे को देख लेने और मार देने की बातें फ़ोन पर चल रही थीं। काफ़ी देर बाद जब बात ख़त्म हो गई तो हम लोग सभी लोग पहुँचे, और हम लोगों ने बात दी कि उनसे पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा, नहीं तुम लोग अपना काम करो, बात कुछ नहीं है, मेरी समस्या है, मैं खुद निपटूंगा, मैं देखता हूँ कौन मुझे जान से मार देता है। ये इतनी सी बात निकली। तो इससे ये लगा कि 4 दिन पहले जिस किसी से बातचीत हुई होगी उसने ज़रूर जान से मारने की बात कही होगी। लड़कियों ने ये भी बताया कि ये इस तरफ से भी ये कह रहे थे कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, कुछ इस तरह की बात उस समय चल रही थी। अलग अलग लड़कियों से उस समय का, उस दिन को कंफर्म किया गया कि कौन सा दिन था और लगभग कितने बजे की बात थी। किसी ने बताया कि हम लोगों के लंच टाइम के पहले की बात थी, किसी ने बताया लंच टाइम के बाद की बात थी, किसी ने बताया कि साहब फलां ग्राहक आई थी, उस समय मैं ब्यूटी पार्लर में मैं अपना काम कर रही थी, उसी समय ये आवाज़ आई। फिर वो इस तरह से एक ±1 आवर का एक टाइम निकला जिसमें बताया गया था कि उस फ़ोन कॉल पर, हरिंदर के उस फ़ोन पे बातचीत किसी ने की थी जिससे काफ़ी गर्मा गर्म बहस हुई थी। लड़की को भी बुलाया गया, जिस लड़की के बारे में कहा गया कि मंजू ने उसे, मृतक हरेंद्र की पत्नी मंजू ने ब्यूटी पार्लर से निकाल दिया था, लेकिन हरेंद्र ने फिर उसको अपने ब्यूटी पार्लर में काम के लिए लगा दिया। थोड़ी देर में उसने स्वीकार कर लिया कि उसके हरेंद्र से संबंध थे, और उसने ये भी बताया कि मेरी बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो मुझे अलग से पैसे भी दिया करते थे। इसको लेकर बाकी लड़कियां मुझसे हमेशा जेलस रहती थीं, और वो कभी कभार टेलीफ़ोन करके मंजू जी को ये बताया करती थीं ताकि मैं यहाँ से निकाल दी जाऊँ। और संभवतः उन्हीं में से किसी ने फ़ोन करके मंजू जी को यहाँ बुलाया था, और जब हरेंद्र का और मंजू जी का यहाँ पर झगड़ा हुआ था और मुझे ब्यूटी पार्लर से निकाल दिया गया था। महिला की CDR जब निकाली गई तो ये बात साबित भी हो गई कि CDR से मृतक हरेंद्र की बहुत लंबी लंबी बात, बहुत देर रात तक बात, इस तरह की बातें भी सामने आई, और जिससे उस लड़की की ये बात सही साबित हुई कि हाँ इससे संबंध थे, उसे अलग से कुछ पैसे दिए जाते थे। इतनी बातें पता लगने के बाद मंजू को फिर बुलाया गया। चूँकि मृतक की पत्नी थी और प्राइमा फेसी उस समय जितनी बातें उसमें उसने बताई थी, उससे लगता था कि इसका कोई बहुत लेना देना नहीं है, और जब भी पुलिस जाती थी उससे बातचीत करने के लिए दहाड़े मार के रोने लगती थी ताकि पुलिस उससे आगे बातचीत ना कर सके। और जो रिश्तेदार थे वो कंसोल करने लगते थे कि साहब अभी थोड़ा दुखी है, कल बात कर लीजिएगा, अभी बात करने की स्थिति में नहीं है। तो उससे पूछा गया, मंजू से पूछा गया कि भाई, और जब ये इसका CDR निकाला गया तो उससे भी उस लड़की का जिससे संबंध हो गए थे हरेंद्र के, मृतक हरेंद्र के, उसके साथ साथ मंजू के नंबर भी उसमें अपीयर हो रहे थे। कभी कभार दिन में 1-2 बार मंजू भी उससे बात करती थी। ये बात समझ में नहीं आई तो मंजू को बुला के पूछा गया कि भाई ये लड़की यही है। उसने बताया कि हाँ साहब इसी लड़की के साथ मैंने आपत्तिजनक अवस्था में इनको पाया था। उन्होंने कहा फिर इसके फ़ोन नंबर पे तुम क्या फ़ोन करती थी? तो उसने कहा कि मैं उसको ये फ़ोन करके बताती थी कि मेरे पति का पीछा छोड़ दो, तुम्हारी वजह से मेरा जो जीवन है वो बर्बाद हो रहा है, और अगर तुम नहीं छोड़ोगी तो हमें कुछ करना पड़ेगा। इस तरह से उसे डराने धमकाने के लिए मैं बराबर फ़ोन किया करती थी। और उसने बताया कि इसी महिला की, इसी लड़की के चक्कर में ही मेरा पूरा ये हरेंद्र, मृतक हरेंद्र पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में बैठा रहता था। जब मुझे सूचना मिली थी कि केवल वो इसी, और अगर जाता भी था कहीं तो इसको लेके जाता था, तो इससे मैं व्यथित हुई थी, क्योंकि इस बीच में जो आमदनी दिखाई जाती थी, जो पैसा लेके ब्यूटी पार्लर का आते थे हरेंद्र, उसमें भी काफ़ी कमी होने लगी थी। बार बार पूछे जाने पर
कभी वो सीज़न की बात करने लगते थे, कभी ये कहते थे कि शादी ब्याह का सीज़न नहीं है इसलिए ये अभी नहीं चल रहा है। शादी ब्याह के सीज़न में भी जब वो कमी होने लगी तो उनका साहब 2 और नए ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, इसकी वजह से हमारे यहाँ ग्राहक कम आ रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें टहला के वो जस्टिफाई करता था कि हाँ पैसे अब ब्यूटी पार्लर में कम हो गए हैं। तो मैंने ब्यूटी हाँ, फिर उसके बाद जब ज़्यादा ये झगड़ा हो गया और बार बार ये वहाँ उसको ये पता लगता रहा कि वहाँ जाकर सिर्फ अय्याशी करता ही है, तो उसने एक दिन घर में बैठ के इत्मीनान से बात की। उसने कहा देखो वहाँ अब बदनामी हो रही है, लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं और पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में, लड़कियों की ब्यूटी पार्लर में तुम्हारा रहना भी उचित नहीं है, अब तुम घर का काम देखो, मैं ब्यूटी पार्लर देख लूँगी। लेकिन वो माना नहीं, उसने कहा कि नहीं, अगर तुम बहुत तेज़ बनोगी, वहीं उसने उस दिन कहा था कि तुम बहुत तेज़ बनती हो अपने आप को, बहुत तेज़ बनोगी तो एक दिन मरवा दूंगा, पता भी नहीं लगेगा कि लाश कहाँ गई। ये सुन के सकपका गई और चुप हो गई, फिर वो कुछ नहीं बोली। उसने ये बात अगले दिन उसको बताई, एक लड़के को बताई और उससे कहा कि भाई अब वो हमको किसी दिन मरवा देगा क्योंकि मैं उसकी सारी चीज़ें जान गई हूँ। 4 दिन पहले जो मृतक से किसी से गाली गलौज हुई थी तो वो CDR भी निकाली गई और जो +- 1 आवर के बीच में जो 5-6 कॉल हुई थी जिन जिन नंबरों से, उनका फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए क्राइम ब्रांच के लोगों को कहा गया। एक एक करके लोगों को बुलाया गया और उनसे पूछा गया कि किस सिलसिले में तुम्हारी बात उस दिन मृतक हरेन से हुई थी। कुछ लोगों ने बिल्कुल जेन्युइन कारण बताया, उन्हें छोड़ दिया गया। एक नंबर को जब बुलाने का प्रयास किया जाने लगा तो उसने बहुत जगह से कहलवाना शुरू किया, तमाम पॉलिटिकल लोगों से, तमाम और लोगों से कि साहब इसे क्यों तंग किया जा रहा है, इसका क्या लेना देना, इस तरह की बात, और उसे न बुलाया जाए। फिर जब नहीं पुलिस मानती तो उसके ऊपर एक सीधा आरोप मढ़ दिया जाता है कि साहब ये बुला रहे हैं और मैं जानता हूँ इससे 1 लाख रुपए मांग रहे थे, और जब इसने वहाँ आने से मना कर दिया तो तरह तरह से धमका रहे हैं। कभी भी पुलिस अपने राइट पाथ पर, राइट एक्शन पर चल रही हो और अगला गलत हो तो वो उसके लिए बड़ा आसान होता है वरिष्ठ लोगों को, सीनियर ऑफिसर्स को ये बताना कि साहब देखिए ये बार बार बुला के तंग कर रहे हैं, मुझसे पैसे मांग रहे हैं, और इस बात को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है कि कोई किसी काम के सिलसिले में पैसा मांग रहा है। हो सकता है ये बात कभी कभार सही भी हो, लेकिन इस तरह के केसेस में जब कोई क्रिमिनल कभी पुलिस के घेरे में, कभी उसके टारगेट में, कभी विवेचना के दरमियान कभी उसका नाम आता है तो वो इस तरह की हथकंडे, इस तरह की हरकतें करने लगता है। खैर जब ये पता लगा कि इस तरह की हथकंडे अपना रहा है तो यशवीर डायरेक्ट अफसर था, उसको क्राइम ब्रांच वालों ने बताया कि साहब देखिए वो आ नहीं रहा है, तो उसमें तुरंत 2 थानों की फोर्स भेज के रात में उसको उसके घर से उठवा लिया गया। वो घर से उठाकर क्राइम ब्रांच लाया गया। क्राइम ब्रांच में उससे पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वो दाएं बाएं करता रहा और जब उसकी CDR सामने रखी गई तो उसमें रात में बहुत लंबी लंबी बात, दिन में बहुत लंबी लंबी बात, और दिन में उसकी लोकेशन भी मंजू के घर में निकलने लगी। इस बात को वो मुश्किल से पचा पा रहा था, मुश्किल से बताने, उससे पूछा जा रहा था तो वो बता नहीं रहा था। फिर मंजू को थाने पे बुलाया गया कि भाई इस आदमी से तुम रात रात भर क्या बात करती हो, इससे तुम दिन में शहर से चल के शहर की लोकेशन से चलता है और तुम्हारे यहाँ पहुँच जाता है और फिर पूरा दिन वहीं रहता है, फिर शाम को वहाँ से आखिर ऐसा क्या है तुम दोनों के बीच में। लेकिन मंजू भी कुछ बताने को तैयार नहीं थी, तो मंजी को महिला थाने में ले जाया गया और बात ये समझ में आ गई धीरे धीरे कि जो कुछ भी है वो मंजू और इस व्यक्ति यानी गर्वित के बीच में है। जो व्यक्ति जिससे बहुत लंबी लंबी बात हो रही थी उसका नाम था गर्वित शर्मा, सन ऑफ हरीलाल शर्मा, ग्राम डडेसरी, थाना सिकंदरामऊ, हाथरस, और वो शहर में जो उसका वर्तमान पता था शिवा कॉलोनी, धनीपुर मंडी, गांधी पार्क, अलीगढ़। तो अब ये तय हो गया कि मंजू और गर्वित के बीच अब उसको तरह तरह से क्राइम ब्रांच के लोगों ने इंटरप्रेट किया कि साहब ये दिन में वहाँ रहता है, रात में वहाँ से चला आता है, रात में फिर इन लोगों की लंबी लंबी बातचीत होती है, जबकि लोकेशन के हिसाब से मृतक हरिंदर दिन भर वो अलीगढ़ में रहता है और रात में फिर वो अपने घर 9-10 बजे के आसपास पहुंच जाता है। घटना वाले दिन भी वो 8 बजे के आसपास उसकी हत्या हुई थी, यानी 8:30 बजे या 8:45 बजे के आसपास वो घर पहुंच जाता, लगभग वही उसका टाइम था। जब
मंजू से पूछताछ शुरू हुई और महिला थाने में, और मंजू से जब हिंदी अंग्रेजी वाली पूछताछ शुरू हुई तो मंजू टूट गई। इसी तरह से गर्वित से क्राइम ब्रांच में पूछताछ शुरू हुई। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे और दबाव था कि अभी तक घटना का अनावरण क्यों नहीं हुआ। तो गर्वित से पूछताछ की गई, वहाँ भी उससे अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली, बहुत बहुत अच्छी वाली पूछताछ हुई और वो भी टूट गया। जो बात सामने आई निकल कर वो कुछ यूँ थी कि मंजू ने ये बताया कि वो ब्यूटी पार्लर का काम देखती थी। तभी पास में जो गर्वित वहीं पास में कहीं रहता था, उसका आना जाना ब्यूटी पार्लर पर हो गया और वहीं शायद इन दोनों के संबंध हो गए, गर्वित के और मंजू के। कुछ दिन में वहाँ जो काम करने वाली लड़कियाँ थीं वो लगभग मंजू की हम एक आध उसमें से मंजू की हम उम्र और एक आध काफ़ी उससे छोटी थी उम्र में। लेकिन गाहे बगाहे गर्वित को देखकर ये लड़कियाँ टॉन्ट कसने लगीं, कमेंट करने लगीं। इससे मंजू को ये लगा कि शायद इन लड़कियों को हमारे और गर्वित के जो संबंध हैं उसके बारे में कुछ पता लग गया है। एक दिन उन्होंने अपने गर्वित से बात की कि अब यहाँ आना ठीक नहीं है, लड़कियाँ कभी न कभी ये बात हरेंद्र को बता देंगी और बात बिगड़ जाएगी। इससे बढ़िया है मैं हरेंद्र से बात करती हूँ, मैं अब घर पे रहूँगी, अपना हरेंद्र यहाँ का हिसाब किताब लेता रहे। शाम को वहाँ जाने पर उसने हरेंद्र से बात की। उसने कहा देखिए वहाँ का माहौल ठीक नहीं होता है, रोज़ रोज़ की झिकझिक होती है। ग्राहक जब भी आएगा पहले तो तय कर लेगा कि हाँ साहब इतने में हमारा ये जो ब्यूटी पार्लर के अपने पैरामीटर्स हैं ये करा दिया जाए। पैसा देने के समय में फिर वो झिकझिक शुरू हो जाती है और वहाँ तमाम और सोहदे किस्म के लड़के भी आसपास कभी कभी आते जाते हैं। मैं महिला होके इन सब को डील करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तुम ब्यूटी पार्लर का काम देखो, मैं अपना घर का और यहाँ का आसपास का जो काम है वो देख लूँगी। आने जाने में भी मुझे दिक्कत होती है। पर्पस तो कोई और था, लेकिन ये बात जब बताई तो हरेंद्र को ये बात सूट कर गई। हरेंद्र ने कहा बहुत अच्छा है, मैं वहाँ का काम देख लूँगा, हिसाब किताब भी देख लूँगा और तुम अपना घर का काम देखा करो। घर में कुछ और दूसरा काम हम शुरू कराते हैं, वहाँ तुम उसका मैनेजमेंट करो। कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप या एनजीओ बनाने की बात उसने वहाँ पर कर दी थी। मंजू ने बताया कि मैं घर पर रहने लगी और ब्यूटी पार्लर में वो जाने लगे और जैसे ही वो ब्यूटी पार्लर चले जाते थे हम गर्वित को बता देते थे कि अब हरेंद्र ब्यूटी पार्लर चले गए हैं और थोड़ी देर बाद गर्वित हमारे घर आ जाया करता था और हम लोग दिन भर बातचीत करते थे। गर्वित ज़्यादातर समय दिन में मेरे साथ घर में ही खाना खाता था और जब हरेंद्र के आने का समय होता था तो गर्वित चला जाता था। कुछ दिन बाद पार्लर की एक लड़की ने फ़ोन करके मंजू को ये बताया कि मैडम आप किसी भी दिन अचानक यहाँ चली आइए। वो मंजू का कहना था, मैं पूछती रही आखिर क्या बात है। उसने कहा नहीं आप आइए, अपने आँख से देखेंगी तब आपकी समझ में आएगा, मैं कहूँगी तो आप मुझे झूठा कहने लगेंगी, आप किसी दिन आ जाइए। तो मंजू ने पूछा अच्छा मैं किस दिन आ जाऊँ, किस समय आ जाऊँ। बोले मैं आपको फ़ोन कर दूँगी, आधे घंटे पौन घंटे पहले फ़ोन कर दूँगी, उतना ही समय आपको यहाँ पहुँचने में लगेगा, आप आके अपनी आँख से देखिए। उसी लड़की ने फ़ोन किया कि अब आप आ जाइए। मैं करीबन 1:30 बजे के आसपास वहाँ पहुँची और वहाँ पर मैंने उसी लड़की के साथ अपने पति हरेंद्र को आपत्तिजनक अवस्था में देखा, जो पीछे वाला एक छोटा सा कमरा है ऑफिस से अटैच किया हुआ। उसको देखते ही मैं आग बबूला हो गई और मैंने वहीं पर पहले तो उस लड़की के साथ गाली गलौज की, उसे मारा पीटा भी। जब उससे के साथ में मारपीट कर रही थी तब बीच में हरेंद्र आ गए और हरेंद्र ने मुझे मारना शुरू कर दिया। सारी लड़कियां इकट्ठा हो गईं, शोर मचने लगा, हल्ला मचने लगा और लोग वहां आ गए और उसके बाद फिर मैं वहां से चली गई क्योंकि उस समय तक हरेंद्र भी काफ़ी गुस्से में आ गए थे। उस दिन भी उसने जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा तुम बहुत मेरे चक्कर में पड़ोगी तो मैं किसी दिन मरवा दूंगा। उस बात से उस दिन चूँकि वो गुस्से में कही गई बात थी और बहुत ही उस समय दूसरे वातावरण में कही हुई बात थी। एक लड़की सामने थी जिसके ऊपर आरोप था। आरोप क्या था तो मंजू का कहना था कि मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देखा था, मैं कैसे बर्दाश्त कर पाती। और ऐसे में मेरे पति का ये कहना कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा, बहुत मेरे चक्कर में पड़ोगी। मैं डर गई, मैं उस दिन चुपचाप घर चली गई और अगले ही दिन मैंने गर्वित को बुलाकर बताया कि अब ये मुझे मरवा देगा और इसके पहले कि ये कुछ करे मैं चाहती हूँ कि ये मारा जाए। गर्वित ने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे हम लोगों का क्या फ़ायदा होगा। तब मंजू ने खुल के बताया कि अभी इसने 2 साल पहले 85 लाख रुपए का बीमा कराया है, एक पॉलिसी ली है जिसमें मुझे नॉमिनी बनाया है।
अगर ये मर जाएगा तो वो पैसा मुझे मिलेगा। उसके साथ साथ ब्यूटी पार्लर का पूरा मैनेजमेंट अब फिर मेरे हाथ में आ जाएगा। और गर्वित से कहा कि तुम ब्यूटी पार्लर देख लेना, और पैसे में अगर सफाई से काम हो जाता है तो इसमें से 10 लाख रुपए मैं तुम्हें इस काम के दे दूंगी। 85 लाख का नाम सुन के गर्वित के मन में भी लालच आ गया। उसने कहा कि बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएगा, मेरे जानने वाले कुछ प्रोफेशनल शूटर्स हैं, उनको मैं बुलवा लेता हूँ और ये तुम्हारा काम कर लेंगे। फिर गर्वित ने उन 2 प्रोफेशनल शूटर्स को हायर किया। दोनों सगे साले बहनोई थे, उनका बड़ा लंबा आपराधिक इतिहास था। एक का नाम था बंटी एलियस राजेश, सन ऑफ नाथूराम, रेजिडेंट ऑफ नकेनी, थाना कोतवाली, कासगंज। दूसरे का नाम था नेकसे, सन ऑफ पहसोई, थाना सोरो, कासगंज। नेक से बंटी का साला था और बात तो इनसे 5 लाख में तय की उसने, लेकिन उसने कहा कि हम तुम्हारी मुलाकात मंजू से कराएंगे और उनसे तुम ये कहना कि बात मैं 9 लाख से कम में ये काम नहीं करूँगा और एडवांस में मुझे 5 लाख रुपए देने होंगे। इन दोनों को ले जाके मंजू से मुलाकात कराई और बताया कि ये दोनों आए हैं और ये 10 लाख में ये काम करने को तैयार हैं। मंजू ने नेगोशिएशन किया तो उन्होंने कहा साहब मैं 9 लाख से कम नहीं लूँगा और 5 लाख मुझे अभी दे दिया जाए। खैर बात तय हो गई, 5 लाख उन्होंने एडवांस ले लिया। 3-4 दिन उन्होंने आसपास खूब रेकी की। रेकी करने के बाद जब देख लिया कि एक ही समय में लगभग वो रोज़ रात में लौटता है, तो घटना वाले दिन भी जब वो अपनी मोपेड से आ रहा था, उसे पहले धक्का दे के गिराया। गिराने के बाद उस पर कई गोलियां मारी पूरे शरीर में। उसके बाद फिर उसी जो स्कॉर्पियो उनके पास थी उससे आगे पीछे करके कई बार बॉडी को कुचल दिया गया। पूरी घटना क्रिस्टल क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई, कड़ी से कड़ी, तार से तार मिल गए। घटना का जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट था वो पूरा हो गया और फिर ये मतलब इससे ये सीख मिली, या इससे ये कह सकते हैं कि दोनों अपने अपने जगह पर गलत थे, लेकिन एक दूसरे को गलत साबित करने के लिए, एक दूसरे को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश रची गई और फाइनली नरेंद्र की इसमें हत्या हो गई। गर्वित, मृतक हरेंद्र की पत्नी संजू और बंटी, ये तीनों 24 जनवरी को, घटना थी 13 जनवरी को, 24 जनवरी को ये तीनों गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार करके, चूँकि बहुत ही गंभीर हत्याकांड था, बड़ा उस इलाके में इसका शोर था, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके बारे में आप और डिटेल में और क्या क्या हुआ था गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको पूरी स्टोरी इससे जो आगे की है वो भी मिल जाएगी। तो इस तरह से है पैसे की लालच, महिला से संबंध और एक दूसरे के प्रति जलन की भावना रखना, जबकि दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत थे। आज बस इतना ही, कल एक नए घटना के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।